वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। वज़ीर आज़म हाउस में नामंतखब वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और अमले से मुसाफा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब, कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA और दूसरी जमातों के रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली पर पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़ख्र का मकाम है कि आज तमाम इदारे आइन की इज्जत करते हुए इससे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। हम दीगर ममालिक के साथ इज्जत और एहतराम पर मबनी बाहमी ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया, दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के अज़्म का इआदा। किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देते। हम कानून की पासदारी और बराबरी की बुनियादों पर इंसाफ की फराहमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ अपनी तवीलुल मुद्दती ताउन की कदर करते हैं। ये खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफाद में है। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन सौकी की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सियासी तब्दीली से दो तरफा ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की पॉलिसी को बरकरार रखेंगे। उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में तमाम पार्टियां मुत्तहिद रहेंगी और मुश्तरका तौर पर अपने मजमूई कौमी इस्तेहकाम और तरक्की की हिफाजत करेंगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इज्जत और वक़ार के साथ सियासत की है। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुल्क भर में खुशी का इजहार। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी के मुजाहरे। पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला, दरखास्तों की समाअत। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से असम्बली का इजलास फौरी बुलाने की इस्तदा। अदालत असम्बली इजलास बुलाने के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर, वकील स्पीकर परवेज इलाही। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली में जमा। 24 अरकान असम्बली के दस्तखत। सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का नाम मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर पेश। दुनिया भर में आज इंसानी खलाई परवाज का दिन मनाया जा रहा है। 12 अप्रैल 1961 में पहली मर्तबा दुनिया के मदार से बाहर कदम रखकर इंसान ने तरक्की और तहकीक को नया जाविया दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी सीरीज में शानदार कारकर्दगी। बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। अवार्ड दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बेहतरीन खातून क्रिकेटर का एजाज ऑस्ट्रेलिया की रेचल के नाम रहा। फ्रांस में मॉन्टे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। स्विट्जरलैंड के स्टोन वावरिंका अपसेट शिकस्त के बाद पहले मरहले में ही बाहर। इटली के फैबियो फोग्निनी और जेंक सिनर का फतह के साथ मुहिम का आगाज। अर्जेंटीना के डिगो शॉर्ट्समैन और क्रोएशिया के मारून चिलिच की भी दूसरे मरहले में रसाई। ऑस्ट्रेलिया में रिप कर्ल, प्रोबेल्स, बीच सर्फिंग। फार्मूला 1 रेसर जापान के यूकी सोनोरा हमवतन और आलमी नंबर 1 कन्वा इगाराशी की हौसला अफजाई के लिए विक्टोरिया के साहिल पर पहुंच गए।
11 راؤنڈ آف 32 میں 16.24 سکور کے ساتھ سر فہرست رہے۔ 11 مرتبہ کے چیمپئن عالمی نمبر 2 آسٹریلیا کے کیلی سلٹر کا سکور 12.04 رہا۔ اور کامن ویلتھ گیمز 2026 ایونٹ کی میزبانی آسٹریلوی ریاست وکٹوریا کو مل گئی۔ میزبان ملک چھٹی مرتبہ ایونٹ ہوسٹ کرے گا۔ ابتدائی پروگرام میں 16 مختلف کھیلوں کی تصدیق، 7 مزید گیمز شامل کیے جانے کی توقع۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے دن 12 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ہما ملک اور میں ہوں شاہد نسیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیراعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں نومنتخب وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے اسد یار خان۔ ایک بے مثال منتظم کے طور پر تسلیم کیے جانے والے محمد شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں باقاعدہ طور پر سنبھال لی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ قومی ترانہ بجایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے حکام سے مصافحہ کیا۔ معاشی میدان میں پاکستان کو مضبوط بنانے کے ساتھ انتخابی اصلاحات موجودہ حکومت کی ترجیح ہے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ محمد شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور دوسری جماعتوں کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی۔ سینئر سول اور عسکری حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مزید تفصیل محمد مظہر عباس سے جانیے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی نے حلف لیا۔ میں محمد شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، رہنما حمزہ شہباز نے بھی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ نون لیگ کے ارکان اسمبلی بھی تقریب میں موجود تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، اسد محمود اور ان کی پارٹی کے ممبران، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، جمہوری وطن پارٹی اور MQM کے ارکان اسمبلی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب میں سینئر سول و عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تحریک عدم اعتماد کی پہلی بار کامیابی کے بعد مسلم لیگ نون کے محمد شہباز شریف نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقتدار کی پرامن منتقلی پر پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فخر کا مقام ہے کہ آج تمام ادارے آئین کی عزت کرتے ہوئے اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔
अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट की बेहतरी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम हमारी कामयाबियों का आगाज है, जिसकी बदौलत इफराती ज़र पर कंट्रोल और मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि हम दीगर ममालिक के साथ इज्जत और एहतराम पर मबनी बाहमी ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन किया और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने इस यकीन का इजहार किया कि मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इआदा किया। नाज़रीन, चीन के मारूफ जरीदे ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात इमरान खान के दौरे हुकूमत के निस्बत ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साल साल से पाक चीन ताल्लुकात में फ़रोग के लिए काम करते आ रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक के माहिरीन पर एतमाद हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो भी हो, चीन पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की पॉलिसी को बरकरार रखेगा। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में तमाम पार्टियां मुत्तहिद रहेंगी और मुश्तरका तौर पर अपने मजमूई कौमी इस्तेहकाम और तरक्की की हिफाजत करेंगी। अमेरिका ने पाकिस्तान में पुरअमन अंदाज में आईनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की तायीद करते हुए कहा है कि किसी एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर तरजीह नहीं देते। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन सॉकी ने पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि हम कानून की पासदारी और बराबरी की बुनियादों पर इंसाफ की फराहमी की हिमायत करते हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी तवीलुल मुद्दती ताउन की कदर करते हैं। एक खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान ही अमरीकी मफाद में है। और नाज़रीन, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली और मुस्लिम लीग नून समेत इत्तेहादी जमातों के बरसरे इक़्तिदार आने की खुशी में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुशी का इजहार किया है। खुशाब में मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर जश्न मनाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और आतिशबाजी की गई। लोधरा में भी मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर नून लीगी कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की और ढोल की थाप पर रक्स के साथ आतिशबाजी का मुजाहरा किया। चिलास में मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी कारकुनों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ढोल की थाप पर कारकुनों ने भंगड़े डाले और मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पहले खिताब में जिस अज़्म का इजहार किया, उससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम भी पुरवकार जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ढोल की थाप पर रक्स के साथ मिठाइयाँ तकसीम की गईं और कारकुनान की बड़ी तादाद पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाती रही। दीगर शहरों की तरह एबटाबाद में भी नून लीगी कारकुनों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शाहराह रेशम पर पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद उमड़ आई। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रैली के साथ कारकुनान ने ज़बरदस्त खुशी मनाई। करक में मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुस्लिम लीग नून ने जश्न और आतिशबाजी का एहतमाम किया, जबकि इस मौके पर रैली निकाली गई। रैली के शुरा से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाली जमात को अवाम ने इक़्तिदार के मनसब पर पहुंचा दिया है। कराची के शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान में तकरीर के दौरान अवाम दोस्त ऐलानात को सराहते हुए कहा है कि अब हकीकी मानों में अवाम के मसाइल हल होंगे और इन इक़दामात से महंगाई में भी खातिर खा कमी आने की तवक्को है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने मुत्तहिदा अपोजिशन की कामयाबी पर जश्न मनाया। मज़ीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद शहबाज शरीफ के मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुल्क भर की तरह कराची समेत सूबा सिंध के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। अवाम का कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते ही अवाम को महंगाई में रिलीफ देने के ऐलानात का वो खैर मकदम करते हैं। हमारे को बहुत खुशी हुई है शहबाज शरीफ के आने से बाद में,
आटा सस्ता कर दिया गरीबों के लिए। हम पूरी पाकिस्तान को खुशी हो गई शहबाज शरीफ के आने के बाद में, सबको खुशी हो गए। हमारे को बहुत खुशी हुई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई। महंगाई की वजह से गरीब की कमर टूट गई थी, अब लेकिन गरीब के लिए बहुत बेहतर हुआ, आते साथ महंगाई से हाथ हल्का हो रहा है। मुल्क के लिए अच्छा रीज़न लेके आएंगे और महंगाई का खात्मा करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के इलाके एम्प्रेस मार्केट सदर में मुत्तहिदा अपोजिशन की कामयाबी पर जश्न मनाया। जमहूरी ताकतें जितनी भी हैं वो सब कामयाब हुई हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने भी गुरु मंदिर चौरंगी पर जश्न मनाया और शहबाज शरीफ की कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार दिया। कराची के अलावा नौशहर फिरोज में भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नए वजीर आजम की आमद पर खुशी का इजहार किया। मुल्क का महंगाई का दौर, काले कानून का दौर, बदतहजीबी का दौर, बदअमनी का दौर, बदअखलाकी का दौर का खात्मा हुआ है। मियां शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बने हैं और इंशाअल्लाह ताला वो मुल्क से महंगाई भी खत्म करेंगे, अवाम को नौकरियां भी देंगे और मुल्क में अमान कायम करेंगे। अवाम का कहना है कि नए वजीर आजम के आने के बाद अब हकीकी मायनों में मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ेगी और इनके मसाइल ठोस बुनियादों पर हल होंगे। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्तान के शहरियों ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर काम करेंगे। ख्वाजा कलीम रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौका पर मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में भरपूर जोशो जज्बा देखने में आया। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। कारकुनों ने वज़ीर आज़म के हक में नारे लगाए और कहा कि मियां शहबाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब में तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन बनाई, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ज्यादा रफ्तार से तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। मियां शहबाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान में पहले से ज्यादा तेजी से काम करेंगे। कौम भी तवक्को रखेगी कि एज ए वजीर आजम पाकिस्तान वो महंगाई के सुनामी से आवाम की जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला दोबारा तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। मुस्लिम लीग नून की खवातीन कारकुनान में भी मियां शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर खुशी की लहर दौड़ गई। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। बकिया खबरें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुकर्ररा सरकारी दफ्तरी औकात से कबल ही आज सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए और बाज़ाब्ता जिम्मेदारियों की अंजाम दही शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म के वक्त से कबल ही दफ्तर पहुंचने पर वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान और अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑफिस संभालते ही आवाम के रिलीफ के ऐलानात पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया और गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में किए गए अपने ऐलानात पर अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस बारे में तफसील मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे असद यार खान से। असद, हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका बाकायदा तौर पर उनकी अंजामदही शुरू कर दी है। वो सुबह जो है, आज सुबह 8 बजे जो है वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे और उनको जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रमज़ान उल मुबारक में जो दफ्तरी औकात थे वो 10 बजे हैं और इसी वजह से जो वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान हैं और उनके अमला है उसकी दौड़ें लग गई और वज़ीर आज़म जो मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो स्टाफ है वज़ीर आज़म ऑफिस का
उससे मुलाकात की और उससे गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे और आप भी जो अफसरान हैं, जो स्टाफ है, वो भी कमर कस ले। हमारी जो मेन जो हमारी तरजीह है, जो हमारे रानमा असूल हैं, वो ईमानदारी है, शफाफियत है, मुस्तैदी है और अंतक मेहनत है। हम इन रानमा असूलों के तहत आवाम की खिदमत करेंगे। और जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो आवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक जो ऐलानात किए थे, उस हवाले से भी उन्होंने ज़रूरी अहकामात जारी किए हैं और उन्होंने हुक्म दिया है कि जो रमज़ान मुबारक के दौरान जो सस्ते बाज़ार हैं, इनमें जो अशिया की फराहमी है उसको भी यकीनी बनाया जाए, मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और उनके जो निर्ख हैं वो ऐसे अर्जा निर्खों पर वो फराहमी लोगों तक उनको फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो रमज़ान बाज़ार हैं उनकी मॉनिटरिंग भी जो है वो सख्ती से की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वहाँ पर जो अशिया हैं वो मेयारी लोगों तक पहुँचें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली से खिताब में जो मजदूर की कम से कम उजरत थी उसको 25,000 करने का ऐलान किया था। इसके साथ साथ 1 लाख तनख्वाह पर 10% जो लोग 1 लाख तक तनख्वाह है उनमें 10% इजाफे का ऐलान किया था। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसको दोबारा बहाल करने का ऐलान किया था। ये जो तमाम अहकामात थे, जो ऐलानात मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपने खिताब में किए थे, उनके ऊपर अब अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एक और अहम ऐलान जो अहकामात वज़ीर आज़म ने दिए हैं वो रमज़ान मुबारक के दौरान जो औकात कार थे दफ्तरों के वो 10 बजे थे, अब उनको 8 बजे कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो सरकारी तहसीलात थी 2 हफ्ते में 2 होती थी, अब उसको भी उन्होंने एक कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया असद यार खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुक्मरानी में आवाम को रिलीफ और मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मशहूर है, जबकि पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इंतज़ामी सलाहियतों के एतबार से अपना सानी नहीं रखते। इस बारे में देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ एक बेमिसाल मुंतजिम के तौर पर तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। शहबाज शरीफ 1985 में लाहौर चैम्बर के सदर बने। वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ अमली सियासत में आए। शहबाज शरीफ पहली मरतबा 1988 में पंजाब असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से 93 तक कौमी असेंबली के रुकन रहे। 1993 में पंजाब असेंबली के रुकन बने और 1996 तक अपोजिशन लीडर रहे। 1997 में वज़ीर आला मुंतखब हुए और 1999 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी हुकूमत के साथ ही उनकी सूबाई हुकूमत भी खत्म कर दी गई। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए और बाद में उन्हें जलावतनी का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ 2008 से 2013 तक दूसरी मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहे। मई 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर इक़्तिदार में आई और शहबाज शरीफ रिकॉर्ड तीसरी मरतबा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ 2018 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और इमरान खान के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा का इंतखाब लड़ा। इस बार मुत्तहिदा अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया और वो बाआसानी एतमाद का वोट हासिल करके पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म बन गए। और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के अफसर सैयद तौक़ीर शाह को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सैयद तौक़ीर शाह की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पर 24 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। अरकान असम्बली और हुकूमती वज़रा चौधरी अकबर, इब्राहिम अली शान सोनी और अब्दुल माजिद खान ने अदम एतमाद की तहरीक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाई है, जिसमें तहरीक इंसाफ के सदर सरदार तनवीर इलियास का नाम मुतबादल वज़ीर आज़म के तौर पर पेश किया गया है। तहरीक की कामयाबी की सूरत में सरदार तनवीर इलियास खान आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म होंगे। कानून के मुताबिक अदम एतमाद कामयाब होने के लिए 14 दिन का वक्त है। 14 दिन के अंदर अगर अदम एतमाद वापस ले ली गई तो 6 माह के लिए सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को मज़ीद वक्त मिल सकता है।
उधर लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामले की समाअत जारी है। हमजा शहबाज, परवेज इलाही और दोस्त मोहम्मद मजारी ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने असम्बली का इजलास फौरी बुलाने की इस्तदा की, जबकि चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत अदालत असम्बली इजलास बुलाने के मुआवले में मुदाखलत नहीं कर सकती। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला इस वक्त इस हवाले से समाअत जारी है। हमजा शहबाज, परवेज इलाही और दोस्त मोहम्मद मजारी ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने असम्बली का इजलास फौरी बुलाने की इस्तदा की है और चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत अदालत असम्बली इजलास बुलाने के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामले की समाअत जारी है। हमजा शहबाज, परवेज इलाही और दोस्त मोहम्मद मजारी ने इस हवाले से दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने असम्बली का इजलास फौरी बुलाने की इस्तदा की है, जबकि चौधरी परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कानून के तहत अदालत असम्बली इजलास बुलाने के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। केस के हवाले से मजीद समाअत पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद वफा से। शाहिद, बताइएगा इस समाअत में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी, ये समाअत 12 बजे तक मुलतवी हुई थी, 1 घंटे का वक्फा था और उसके बाद से अब इसका आगाज़ दोबारा हो गया है। और अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वकील सेनेटर एडवोकेट जो हैं वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। हेलो, अच्छा शाहिद वफा, ये बताइएगा कि हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ऊपर नेशनल असम्बली का इजलास बुलाया जा चुका है, तो क्या तवक्को की जा सकती है कि इसी को एज अ प्रेसिडेंट लेते हुए यहाँ से भी हमें इसी फैसले की तवक्को हो? जी बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है इसी सवाल की को ही हाईलाइट इस वक्त एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कर रहे हैं। उनके दलाइल इस वक्त जारी हैं और उन्होंने यही नुक्ता उठाया है। उनका ये कहना है कि जो काफ लीग के जो वकील हैं उनकी जानिब से जब ये कहा गया कि अदालत जो है वो असेंबली, किसी भी किस्म की असेंबली, सूबाई हो या कौमी असेंबली के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, तो उसके जवाब में उनका एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ के यही दलाइल थे कि उनका ये कहना था कि अब से कुछ रोज़ कबल जब एक क्राइसिस की सूरत हाल कैपिटल में देखने में आई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, यानी कि खुद मुदाखलत की असेंबली के मामलात में। तो एक प्रेसिडेंट, एक नज़ीर मौजूद है और इसकी बुनियाद पर अगर लाहौर हाई कोर्ट भी इस वक्त चूँकि एक तकरीबन पिछले 11 रोज़ से पंजाब में कोई कायदे अवान नहीं है, पंजाब असेंबली का कोई सूबाई सरबराह नहीं है, तो इस हंगामी सूरत हाल में पंजाब असेंबली जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इंटरवीन कर सकती है। और चूँकि नून लीग की जानिब से और दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि जो नायब स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई है कि 16 अप्रैल की बजाय इससे पहले फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए और कायदेवान के लिए वोटिंग की जाए। तो अदालत इस हवाले से आज ही कोई अपना फैसला जो है वो दे दे। तो इस वक्त दलाइल जो हैं एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़ की तरफ से जारी हैं। इससे पहले एडवोकेट जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के जो वकील थे वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और पंजाब असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उनके वकील इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट वो भी अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद वफा आपका। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब के LNG रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हुई। जज एहतसाब अदालत आजम खान ने रेफरेंस पर समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत नैब गवाह जनरल मैनेजर सुई सदरन गैस मोहम्मद अली का बयान मुकम्मल कलमबंद न हो सका। रेफरेंस की मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि नैब चेयरमैन इमरान खान की करप्शन पर खामोश रहे। इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक रेफरेंस फाइल न हो सका। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे। जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है, हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए और ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई है हम इसकी हकायक अवाम के सामने रखेंगे। हमने किसी को गिरफ्तारियां नहीं करनी, बड़ा आसान काम है। आज भी नैब मौजूद है, आज भी सारे वजीर कर उन्हीं हुकूमत खानों में होंगे जहाँ हमने वक्त गुजारा है।
कोई बड़ी बात नहीं है। उधर पीटीआई रहनुमाओं शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने एफआईए की जानिब से नाम स्टाफ लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि बगैर किसी शिकायत के स्टॉप लिस्ट में नाम डालना गैर कानूनी और गैर आईनी है। सियासी बुनियादों पर नाम ईसीएल में डालने की तैयारी की जा रही है। दरखास्त गुजार पर कोई केस नहीं है, मगर फिर भी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एक मुसाफिर से बड़ी तादाद में हेरोइन बरामद कर ली है। पीआईए की परवाज के जरिए बहरीन रवाना होने वाले स्वाबी के रिहायशी जाहिर नामी मुसाफिर के पेट से 81 हीरोइन भरे और 25 आइस भरे कैप्सूल बरामद किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक इन कैप्सूल से मजमूई तौर पर 677 ग्राम हेरोइन और 211 ग्राम आइस बरामद की गई है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। खबर देंगे आपको डेरा इस्माइल खान से, जहां पुलिस मोबाइल पर रॉकेट हमले में 3 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक और डीएसपी कराची की वैन पर चौक यादगार के करीब रॉकेट हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में 3 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों में डीएसपी फजल सुबहान भी शामिल हैं। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए नई हुकूमत को इक्तसादी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। तफसील आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। अदमे एतमाद की तहरीक के नतीजे में कायम होने वाली नई हुकूमत को इक़्तिदार संभालते ही महंगाई, बैरूनी शोबे में बढ़ते हुए अदम तवाज़न, रुपए की कदर में कमी और तरक्याती वसाइल में कमी जैसे मुआशी मसाइल को हल करना होगा। अदारा शुमारियात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल में महंगाई की शरह 4% से बढ़कर 12% हो गई। महंगाई ने जहां आम आदमी को बुरी तरह मुतासिर किया, वहां मुकामी तलब को भी शदीद धचका लगा, जो सनती सरगर्मियों में कमी का बायस बना। पीटीआई की हुकूमत की मुआशी टीम में तरक्की के लिए मुनासिब विजन ना होने और तंग नजरी पर मबनी मुआशी पॉलिसियों के बायस बैरूनी शोबा अदम तवाज़न का शिकार रहा, जिसके नतीजे में जनवरी 2022 में पाकिस्तान में जारी खातों का खिसारा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर के साथ 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बरामदात के मुकाबले में दरामदात में होने वाले होशरुबा इजाफे के नतीजे में माली साल के पहले 8 माह में तजारती खिसारा भी 32 अरब डॉलर की तशवीशनाक हद तक पहुंच गया। बैरूनी शोबे में अदम तवाज़न के बायस मुल्की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद को ठेस पहुंची तो स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी देखी गई। कई कारोबारी हफ्तों में इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स तक की कमी भी देखी गई। साबिका हुकूमत के अब तक मुआशी कारकर्दगी से रुपया भी मुसलसल तनजरी का शिकार हुआ। डॉलर के मुकाबले में पिछले 1 साल में रुपया 20% तक गिरा, जिसके नतीजे में ओपन मार्केट में डॉलर 158 रुपए से बढ़कर 185 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। नई हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के पहले रोज ही जहां डॉलर की कीमत में 8 रुपए की वाज़ेह कमी देखी गई, वहां स्टॉक मार्केट में 1700 पॉइंट्स का तारीख साज इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कम से कम वक्त में इस्लाहात करना होंगी, ताकि मुल्क की मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार किया जा सके। और नाज़रीन, मुल्क में इक़्तिदार की पुरअमन तब्दीली के असरात मुआशी मैदान में भी नुमायां तौर पर वाज़ेह होने लगे हैं। सरमायादारों का एतमाद लौट आया है और मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा होने से रुपया मज़ीद मजबूत हो रहा है। डॉलर की कदर में कमी होती जा रही है। फॉरेक्स मार्केट में बेहतरी आती जा रही है। आज सुबह से अब तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 80 पैसे की कमी देखने में आई है। इंटरबैंक में डॉलर 181.96 का हो गया है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर में तकरीबन 10 रुपए की कमी हो चुकी है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सरमायादार मुस्लिम लीग नून की माशी पॉलिसीज पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी भरपूर एतमाद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास होगा। इजलास में मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। इस हवाले से हमें तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे असद यार खान। जी असद यार खान, बताइएगा।
جی آج صبح ہی جب انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور اب انہوں نے ایک معاشی ماہرین کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں جو ملک کے جو نامور معاشی ماہرین ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور اس میں جو بنیادی طور پر جو ملک کو درپیش سنگین معاشی صورتحال ہے، جو معاشی چیلنجز ہے، اس کے اوپر تفصیل سے غور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ روز وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں جو اعلانات کیے تھے اس بارے میں بھی غور ہوگا، اور وہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو معاشی ماہرین ہیں ان کی جو رائے ہے اس کی روشنی میں معاشی اور مالیاتی اقدامات کے بارے میں اہم فیصلے بھی اس اجلاس میں کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، اس وقت جو جاری خسارہ ہے اور جو قومی بیلنس شیٹ ہے، اس کے بارے میں جو حقائق ہیں اس کے بارے میں بھی وہ معاشی ماہرین سے اس کے حقائق کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ اسد یار خان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ معاشی ماہرین کی آراء کی روشنی میں اب فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے معاشی ماہرین کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں ملک کے معروف معاشی ماہرین اس وقت موجود ہیں اور وہ اس میں صدارت کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں نامور معاشی ماہرین اس وقت موجود ہیں اور یہ اجلاس جاری ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ماہرین کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں ملک کی موجودہ معاشی اور مالیاتی اقدامات کے بارے میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ قازقستان کے فرسٹ ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر اور چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل خسینوف مارات رخیمووچ نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق انہوں نے سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف اور معزز مہمان نے علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ناظرین، وزارت اطلاعات کے زیر انتظام اسلام آباد میں انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں تیسرے ایکس کیڈر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب سے خطاب میں وفاقی سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے کہا کہ ملازمین کی استعداد کار میں اضافے اور انہیں جدید رجحانات سے روشناس کرانے کے لیے ایسے پروگرامز ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی ترقی کے لیے انسانی وسائل کی ترقی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری اطلاعات شاہرہ شاہد نے شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ بین الاقوامی منظرنامے پر نظر دوڑاتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر کارگون میں اتوار کی رات کو ہونے والے تشدد کے بعد شہر میں فسادات اور پتھراؤ کے الزام میں مسلم افراد کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہندوؤں کے ایک مذہبی تہوار کے دوران پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ پولیس نے 84 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے اور مسلمانوں کے 50 سے زائد مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ ہندوؤں کے جلوس پر مسلمانوں نے پتھراؤ کیا، حالانکہ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ کانگریس نے محض پتھراؤ کے جواب میں گھروں پر بلڈوزر چلانے کی کارروائی پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ یہ سراسر ہٹلرزم ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی اور اس ملاقات کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے بتایا کہ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ روس سے توانائی اور دیگر اشیاء کی درآمد میں تیزی لانا بھارت کے مفاد میں نہیں ہے اور یہی ہم دیگر ملکوں سے بھی کہہ رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے بھارت کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے ڈوبناس پر ایک نئے حملے کے لیے فوج جمع کرنے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ روس یوکرین کے لیے لاکھوں فوجی جمع کر رہا ہے اور آنے والا ہفتہ یوکرین کے لیے مشکل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 48 لاکھ بچے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے دوران فوجی کارروائی بند نہیں کرے گا۔ یورپی یونین روس سے تیل کی برآمد پر پابندیوں سے متعلق تجاویز تیار کر رہی ہے۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں $2 کی کمی ہوئی ہے اور خام تیل $100.74 فی بیرل ہو گیا ہے۔ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $1.94 کم ہو کر 96.32 پر اور برنٹ کی قیمت میں 1.5% کمی ہوئی، جبکہ امریکی تیل کی قیمت کو بھی 1% کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور دوسرے ممالک نے اپنے ذخائر میں سے تیل جاری کیا ہے، جبکہ چین میں کورونا کے باعث تیل کی طلب میں کمی ہوئی ہے۔ ادھر انڈونیشیا میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے اور صدر جوکو ویڈودو کی مدت سے صدارت میں توسیع کے منصوبے کے خلاف طلباء نے بڑے مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے دارالحکومت جکارتا کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کیے گئے، جن میں جنوبی سولاویسی اور مغربی جاوا بھی شامل ہے۔ جکارتا میں ہزاروں طلباء نے پارلیمان کی طرف مارچ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کی مدت صدارت بڑھانے کے لیے آئین میں تبدیلی یا پھر 2024 کے انتخابات میں تاخیر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ رخ کریں گے سری لنکا کا، جہاں اقتصادی بحران کی وجہ سے عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور راجاپکسے سے استعفیٰ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے صدارتی محل کے سامنے خیمے لگا لیے ہیں اور احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دارالحکومت کولمبو میں مسلسل دوسرے روز ہزاروں لوگوں نے موسلا دھار بارش کی پرواہ کیے بغیر صدارتی دفتر کے باہر مظاہرے کیے۔ سری لنکا میں ڈاکٹروں نے متنبع کیا ہے کہ اقتصادی بحران کے سبب ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے مقابلے میں زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملک میں زندگی بچانے والی دوائیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے نوجوان کی تدفین میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 روز میں اسرائیلی فوج نے 4 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فلپائن میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 25 افراد ہلاک، جبکہ سینکڑوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلپائن کے وسط اور جنوب میں موسلادھار بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ اب تک 25 افراد کی اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ 6 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو عملے کی جانب سے متاثرین کی مدد کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ صورتحال کے سبب 30,000 خاندان بے گھر ہوئے ہیں، جن میں سے سینکڑوں افراد کو عارضی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ایران نے افغان عبوری حکومت سے مہاجرین کی آمد کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باعث ایران مزید افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت مہاجرین کی لہر کو روکنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق اس سال بیرون ممالک سے عازمین کو حج کا زیادہ موقع دیا جائے گا۔ کسی بھی ملک سے حج پر آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق گزشتہ 2 برس کے دوران کرونا وبا کے باعث مختلف ممالک سے لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہے۔ ترجمان کے مطابق ہر ملک سے کوٹے کے مطابق عازمین آئیں گے۔ کوٹے کا اصول مسلم وزرائے خارجہ عمان کانفرنس میں طے کیا جائے گا۔ 1000 کی آبادی پر ایک شخص کو حج کا موقع ملے گا۔ عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ محسن امیون ہوں اور کورونا ویکسین کی 3 خوراکیں لے چکے ہوں۔ پاکستان میں سعودی فلاحی ادارے شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے زیر اہتمام اسلام آباد میں مستحق افراد کے لیے رمضان راشن پروگرام کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان 2005 کے تباہ کن زلزلے اور انسداد کرونا مہم میں سعودی عرب کی فراخدانہ امداد کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ رمضان راشن پروگرام سعودی حکومت اور عوام کی طرف سے پاکستان کے لیے تحفہ ہے۔ پروگرام کے تحت ملک میں راشن کے 25,000 تھیلے مستحق افراد کو دیے جائیں گے۔ ہر تھیلے میں 97 کلو گرام کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔
پروگرام سے 1,75,000 افراد مستفید ہوں گے۔ ناظرین، پی ٹی وی کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے۔ علماء کرام نے والدین کے احترام اور عدل و انصاف کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ کراچی سے محمد زہیب کی رپورٹ دیکھیے۔ حسیب احمد خان کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز ہونے والی رمضان ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ سبی رحمانی نے پیش کیا۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا۔ علماء کرام نے قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین کے حقوق اور عدل و انصاف کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو فرمایا کہ کبھی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی جھڑکنا نہیں۔ چھوٹی سی نیکی کے سیگمنٹ میں غریب خاندان کی مدد کے لیے میزبان احسن خان اور جویریہ سعود نے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی۔ ٹرانسمیشن میں ہربل اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلکیس نے لوگوں کو طبی مشورے دیے، جبکہ مولانا عمران کلیانوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو ان کے سماجی مسائل کے لیے وظائف بیان کیے۔ مہمان سیگمنٹ میں ممتاز ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے شرکت کی اور اپنے فنی کیریئر کے بارے میں بتایا۔ اسلامی تاریخ اور واقعات پر مشتمل کوئز کے مقابلے میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے طالب علم سعود احمد اور ناصر علی نے کامیابی حاصل کی۔ بچوں کے سیگمنٹ میں خالد انم نے بہادری اور شجاعت کے موضوع اور اسلامی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ کچن سیگمنٹ میں شیف عائشہ ابرار نے مزیدار کھانے کی ترکیب بتائی، جبکہ ٹرانسمیشن کے اختتام پر مولانا بشیر فاروقی نے آن لائن دعا کرائی۔ محمد زہیب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ حضور سرور کونین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھیں، جبکہ عرب میں نہایت بافضیلت خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کا یوم وفات 10 رمضان المبارک ہے۔ مزید تفصیل جانیے سہیل جمالی سے ان کی اس رپورٹ میں۔ اسلام کے نور سے مشرف ہونے والی پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسلام سے قبل مکہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ اور سیدۃ النساء قریش کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی ذہانت اور عقل و دانش سے تجارت کو فروغ دیا اور عرب کی امیر ترین خواتین میں ان کا شمار ہوا۔ وہ اپنے تجارتی قافلے شام اور دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجہ کی تجارت میں شرکت کی اور حضرت خدیجہ کو کافی منافع کما کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت تھی اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنا سارا سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا تاکہ اسلام کے کام آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئیں۔ یہ عظیم خاتون نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ایک ہی سال کے دوران ہوا۔ ان دونوں شخصیات کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بہت شکریہ سمی۔ ناظرین کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ مکمل ہوا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز۔ رمضان پاکستان، رمضان